Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular lecture would be 31st of May to 6th of June. So all the important developments with respect to the field of Indian economy that occurred in the period of 31st May to 6th of June would be discussed in this particular video. Alright, now remember only those economy based events would be discussed in this video that are important for your UPSC examination. Alright, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इकोनॉमी को लेके तो बहुत कुछ होता रहता है, हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे. खैर, ये देख लेते हैं कि इन दिस पास्ट वीक व्हाट ऑल इवेंट्स दैट अकर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ इकोनॉमी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ऑलराइट, सो कौन सी चीजें हुई हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं जो हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में. व्हाट विल बी कवर. ऑलराइट, नाउ एक तो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है G7 कॉर्पोरेट टैक्स डील. तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल आ सकते हैं और मेंस में भी एक क्वेश्चन बन सकता है. ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं. स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टैक्स अवॉइडेंस. बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज के टैक्स लॉज को एक्सप्लॉइट करके बहुत सारा टैक्स बचाती हैं, जिससे बहुत सारी कंट्रीज को उनकी फिस्कल पॉलिसी को नुकसान होता है. राइट, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज को. तो G7 की एक डील हुई है कॉर्पोरेट टैक्स को लेके, तो उसको डिस्कस करेंगे. देन डिजिटल सर्विसेज टैक्स को लेके यूएसए और इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ही स्टार्ट हो गई थी, पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस चीज को कंटिन्यू रखा है, इसलिए यूएसए और इंडिया में कुछ टसल हो सकती है. तो ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स है क्या, उसको देखेंगे. देन अभी रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज करा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडिया इंडेक्स. आप जानते हो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और इंडिया ने क्या सोचा है कि हर स्टेट को हम जज करेंगे. नीति आयोग ने ना एक इंडेक्स बनाया जिसमें हर स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स इंडिया की और यूटीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उसके बेसिस पे उनको स्कोर आता है और रैंकिंग्स आती हैं. तो उसकी रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है, तो उसको देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे और प्रीलिम्स में जो सवाल बन सकते हैं वो सब देखेंगे. देन अभी रिसेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट करा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट करी थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लेके, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स. आरबीआई की सुपरविजन बढ़ा दी थी ना कोऑपरेटिव बैंक्स पे. इस पे एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उन्होंने न्यूज में उठाया है ये मुद्दा. इसीलिए क्या अमेंडमेंट करी थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमारे लिए उस पॉलिटिकल पार्टी का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या अमेंडमेंट की थी और इससे कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में क्या चेंजेस आए थे, वो पूछ सकते हैं सवाल. तो ये कर लेंगे. फिर जैसा कि हमेशा की तरह ये दो चीजें तो हमेशा हमारी वीडियो में होते ही हैं करंट अफेयर्स की, कि एक तो मैं आपको देता हूं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड which you have to read it yourself in your homes, right? ये आपने खुद रीड करने, ये आपका होमवर्क होता है. और क्योंकि प्रीलिम्स का साल है, प्रीलिम्स आने वाला है, 2 पोस्टपोन हो चुका है, पर फिर भी प्रीलिम्स की तैयारी हमें जारी रखनी चाहिए. तो इन करंट अफेयर से रिलेटेड 2 MCQs एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. MCQs फॉर प्रीलिम्स 2021. Alright, so without further ado, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले इशू से, which is G7 कॉर्पोरेट टैक्स डील. ऑलराइट, नाउ इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, हिंदू में भी आए हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी आए हैं, लाइव मिंट में भी आए हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आए हैं. पर हम 2 आर्टिकल शॉर्टलिस्ट करेंगे, एक द हिंदू का और एक इंडियन एक्सप्रेस का, जिससे हमारे यूपीएससी को लेके, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर देखते हैं क्या मुद्दा है. G7 कॉर्पोरेट टैक्स डील. नाउ G7 है क्या? इट्स अ ग्रुप ऑफ रिच कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप, कनाडा और अमेरिका, यूएसए, इनका एक ग्रुप है. जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है जिसे हम G7 ग्रुप कहते हैं. ठीक है ना. G7 ग्रुप ने ना अभी रिसेंटली यूएसए की इंसिस्टेंस पे एक चीज कही है, एक तरह से ना एक प्रपोजल दिया है, जिसके तहत बहुत सारी एमएनसीज जो टैक्स अवॉइडेंस करती है ना, उस पे लगाम लगाई जा सके. Now what is tax avoidance and how is it different from tax evasion? वो देख लेते हैं ब्रीफ में. Right? Now, tax avoidance क्या होता है? देखो, जिस टाइप की टैक्स अवॉइडेंस पे ये काम करना चाह रहे हैं ना G7 वाले, उसको देख लेते हैं. देखो, बहुत सारी एमएनसीज होती हैं या बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, एमएनसीज हटा दो अभी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनमें ना कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा हाई होता है.
ठीक है, ठीक ठाक कॉर्पोरेट टैक्स होता है, यूएस से बीइंग वन ऑफ देम, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है पर ठीक ठाक है। वेस्टर्न यूरोप इज वन ऑफ देम, तो वहां पे ना कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा होता है। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन कंट्रीज में काम कर रही हैं और इन कंट्रीज में ना रेवेन्यू कमा रही हैं ना। ये कंट्रीज इतना ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स बचाने के लिए पता क्या करती हैं, अपने ऑफिसेज ना, वैसे तो उनका काम चल रहा है, जैसे यूएसए का मैं एग्जांपल ले लूं, यूएसए में हाई कॉर्पोरेट टैक्स है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आर ऑपरेटिंग फ्रॉम यूएस, वो अपने यूएसए में ऑपरेशंस तो रखती हैं पर अपना ना हेड ऑफिस किसी ऐसी कंट्री में शिफ्ट कर देती हैं जहां पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा कम है, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा कम है, और दिखाती हैं कि हमें जितने भी रेवेन्यूज आ रहे हैं यूएसए से ही जितने रेवेन्यूज आ रहे हैं वो उस कंट्री के गिने जाएंगे टैक्स लगाने पे। करते क्या है कि जैसे मान लो एक कंट्री है लग्जमबर्ग, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा कम टैक्स लगता है। अब मान लो एप्पल है, एप्पल ज्यादातर काम कर रही है यूएसए में, पर एप्पल अपना हेड ऑफिस ना लग्जमबर्ग शिफ्ट कर देती है और जितने भी उसके यूएसए से रेवेन्यूज आते हैं ना उसको ना लग्जमबर्ग दिखा देती है, ठीक है, और लग्जमबर्ग के टैक्स लॉज उस पे एप्लीकेबल होंगे। अब यूएसए का कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। पर एप्पल लग्जमबर्ग शिफ्ट ही क्यों करा था, क्योंकि लग्जमबर्ग के टैक्स लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा कम था ना। इससे ना यूएसए नाराज हो जाता है। यूएसए नाराज क्यों हो रहा है, यूएसए को दिख रहा है कि ज्यादातर कंपनी के ऑपरेशंस तो हैं यूएसए में, फिर भी किसी तरीके से इन्होंने अपने आप को टैक्स लॉज जितने भी हैं उनमें लूप होल सर्च करके इन्होंने अपने मेरी कंट्री का जो टैक्स का हक बनता था वो हटा लिया, वो लग्जमबर्ग पे दे दिया और लग्जमबर्ग ज्यादा टैक्स ही नहीं लगा रहा। मेक सेंस, कुछ बनती है बात ना। इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं, बड़े बहुत ही वेग तरीके से मैंने बताया, टैक्स अवॉइडेंस। व्हेन कंपनीज, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज, एक्सप्लॉइट द लूप होल्स इन द टैक्स लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री टू सेव सर्टेन टैक्सेस, उसे हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं ना। ये लीगली बिल्कुल फूल प्रूफ होता है, वो कंपनी कुछ इलीगल काम नहीं कर रही है, फिर भी वो इनके लूप होल्स को किसी तरह एक्सप्लॉइट करके टैक्स बचा रही है। राइट, मेक सेंस। नाउ इन सारी कंट्रीज ने देखा है कि अब कोविड-19 पैंडेमिक तो आ गया था और कोविड-19 पैंडेमिक आने की वजह से स्पेशली यूएसए की तरफ से ये प्रपोजल आया है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ना फिस्कल पॉलिसी बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी हो गई यूएसए की और डेवलप्ड कंट्रीज की। मतलब इन कंट्रीज को कोविड-19 पैंडेमिक से जो इकोनॉमिक स्ट्रेस हो रहा था उस स्ट्रेस से बचने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स करे और अपने रेवेन्यूज बहुत कम रखे। राइट, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रखी है, बहुत ज्यादा इन्होंने खर्चे करे। अब इनके खर्चे बढ़ गए, अब खर्चों को कॉम्पेंसेट करने के लिए अपने रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो यूएसए सोच रहा था अभी अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ना कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम कर दिए थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है कि वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स बढ़ा दे। पर जैसे ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स बढ़ाएगी, बहुत सारी कंपनीज वही टैक्स लॉज के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके अपने ऑफिसेज लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस में शिफ्ट कर देंगे, लग्जमबर्ग वगैरह जैसे लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में शिफ्ट कर देंगे। तो जो यूएसए का टैक्स बेस है जिस पे वो टैक्स लगा सकता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। राइट, और यूएसए जो सोच रहा था कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ाने से हम फायदा उठा लेंगे, पैसा ज्यादा आएगा, वो पैसा ज्यादा आएगा नहीं क्योंकि कंपनीज ऑफिसेज शिफ्ट कर लेंगी। राइट, तो इसीलिए ना यूएसए विद 6 अदर डेवलप्ड कंट्रीज G7 के थ्रू इन्होंने सोचा है कि हम ना एक प्रपोजल लेके आते हैं। उस प्रपोजल में क्या है कि सारी कंट्रीज को इतना मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब क्या होगा, कोई भी कंट्री जानबूझ के लो टैक्स रेट्स नहीं रख सकती ताकि और कंट्रीज ऐसा क्यों करती थी, कंट्रीज जानबूझ के लो टैक्स रेट्स रखती थी लग्जमबर्ग वगैरह जैसी, कि कंपनीज उनके पास आए, उनके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। नो, यूएसए एक ऐसा प्रपोजल लेके आ रहा है कि एक यूनिवर्सल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो। इससे क्या होगा, कोई भी कंट्री उससे नीचे, उस फ्लोर से नीचे कॉर्पोरेट टैक्स रेट रख नहीं सकती। तो यूएसए अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ाता है तो कंपनीज के पास, एमएनसीज के पास कोई चारा नहीं है, कहीं और वो जा नहीं सकते क्योंकि हर जगह पे वो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा। राइट, इससे कोशिश ये की जा रही है कि टैक्स अवॉइडेंस रोकी जा सके। क्लियर, मेक सेंस। ये बड़ा ही मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बताया। तो एडवांस्ड इकोनॉमीज मेकिंग अप द G7 ग्रुप हैव रीच्ड हिस्टोरिक डील ऑन टैक्सिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। ना दो मेन पॉइंट्स इन्होंने नेगोशिएट करे इस डील में। इस डील के दो मेन कंक्लूजन्स हैं। एक तो ये है कि मिनिमम फ्लोर, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट नेगोशिएट किया जाए 15% का मिनिमम। अभी हुआ नहीं है, बात चल रही है। और दूसरा,
टैक्स अवॉइडेंस की और बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूज करता है, अपार्ट फ्रॉम ये मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे एमएनसीज टैक्स अवॉइडेंस करती हैं। उन सारे लूप होल्स को प्लग करने के लिए एक मल्टीलैटरल स्ट्रैटेजी, सारी कंट्रीज मिलकर एक स्ट्रैटेजी लेके आए, वो बात चल रही है। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, काउंटर टैक्स अवॉइडेंस बाय फोर्सिंग मल्टीनेशनल्स टू पे टैक्सेस वेयर दे ऑपरेट। जहां वो काम कर रहे हैं वहीं उन्हें टैक्सेस देने पड़ेंगे, उसके लिए और स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। और दूसरा स्टेप है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 15% नेगोशिएट करने की बात चल रही है। द डील अनाउंस सैटरडे इन्वॉल्विंग द यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली एंड जापान, ये G7 है, इज लाइकली टू बी पुट बिफोर G20 मीटिंग। अभी G7 में नहीं नेगोशिएट हुई है, अब ये G7 ग्रुप वाले G20 में इसको डालेंगे ताकि और कंट्रीज में इस चीज का कंसेंसस बने, क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्रीज को आप लेके आओगे उतना ही तो फायदा है। अगर कोई कंट्री इसको अग्री ना करे तो वो तो लो टैक्स रेट रखेगी, है ना, मेक सेंस। तो ये चीज नेगोशिएट की जा रही है। नाउ व्हाई मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि यूएसए क्यों पुश कर रहा है कि सारी कंट्रीज एक फ्लोर मिनिमम टैक्स रेट रखें। The decision to ratify 15% floor rate follows from a declaration of war on low tax jurisdictions around the globe. यूएसए अब वॉर डिक्लेयर करना चाह रहा है अगेंस्ट दोज कंट्रीज जो लो टैक्स रखती हैं। Announced by US Treasury Secretary Janet Yellen, who had urged the world's 20 advanced nations to move in the direction of adopting a minimum global corporate income tax. ठीक है, ये एक तरह का वॉर है अगेंस्ट दोज कंट्रीज जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है, लग्जमबर्ग वगैरह। The move to put a minimum rate in place attempted to reverse a 30-year race to the bottom. 30 सालों से ऐसा चल रहा है कि कंट्रीज अपने कंट्री में एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए टैक्सेस बहुत ज्यादा कम कर देती हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस। तो बहुत सारी कंपनीज उधर आके एस्टैब्लिश हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने टैक्स बचाना है। तो इससे डेवलप्ड कंट्रीज को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस रेस टू द बॉटम को रोकने के लिए नेगोशिएट किया जा रहा है और इसको स्पीयर हेड कर रहा है यूएसए। ऑलराइट, फॉर द यूएस द डिसीजन इज प्योरली डोमेस्टिक। यूएसए का क्या रीजन है? Biden administration aims to somewhat offset any disadvantages that might arise from the Biden administration's proposal increase in the US corporate tax rate. Donald Trump ने ना corporate tax rate 35% से 21% कर दिया, right? Now, अब Biden administration जो है वो कोशिश कर रही है कि 21% जो अब है उससे ऊपर बढ़ा के 28% कर दिया जाए। तभी यूएसए की तरफ से प्रपोजल 15% का नहीं था, यूएसए की तरफ से तो प्रपोजल था 21% का। पर बाकी कंट्रीज ने यूएसए को थोड़ा पुश करा के चलो 15 पे पहले मान लेते हैं, बाद में ऊपर कर देंगे मिनिमम रेट को। यूएस कहता है कि वी लूज नियरली 50 बिलियन अ ईयर टू टैक्स चीट्स। ये जो स्ट्रैटेजीज अपनाती है ना कंपनीज, एमएनसीज टैक्स अवॉइडेंस की, इससे यूएसए को सालाना हर साल लॉस होता है इन टैक्स रेवेन्यू कम से कम $50 बिलियन का। नाउ दैट इज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। यूएसए इन अ सेंस लूजेस $50 बिलियन इन टैक्स रेवेन्यू। नाउ ये एक प्रॉब्लम की चीज है और यूएसए इस रेवेन्यू को लूज नहीं करना चाहता, स्पेशली नाउ दैट देयर पर्स स्ट्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड। अभी उनको वैसे ही उनके पास लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। इस समय तो यूएसए नहीं चाहता कि $50 बिलियन लूज करे, इसीलिए इट इज नेगोशिएटिंग एंड इट इज स्पीयरहेडिंग अ मूवमेंट टू सेट अ मिनिमम फ्लोर रेट। Alright, so the US Treasury loses nearly $50 billion to tax cheats according to the Tax Justice Network report. ठीक है, with Germany and France also among the top losers. नुकसान होता है यूएसए को, जर्मनी को, फ्रांस को, क्योंकि ये दोनों हाई टैक्स jurisdictions हैं। India's annual tax loss due to corporate tax abuse is estimated to over 10 billion. इंडिया को खुद को कम से कम $10 बिलियन का लॉस होता है ड्यू टू दीज टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज, क्योंकि इंडिया का भी कॉर्पोरेट टैक्स रेट ठीक ठाक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो नई गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये काफी टाइम से कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम करती जा रही है, पर अभी भी इंडिया का काफी हाई है, इसीलिए इंडिया लूजेस अराउंड $10 बिलियन। तो इंडिया के लिए एक तरह से ठीक हो सकता है, तो इंडिया को भी लॉसेज हैं, देखते हैं कैसे। इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर ये हो जाता है? इट विल वर्क वेल फॉर यूएसए एंड मोस्ट अदर वेस्टर्न कंट्रीज। उनको बहुत फायदा होगा, यूएसए को तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि यूएसए के टैक्स लॉज के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगी एमएनसीज और अपना टैक्स देंगी, यूएसए को पैसा मिलेगा। ठीक है, नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा लो टैक्स यूरोपियन जुरिस्डिक्शंस।
यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा लो रखती हैं टैक्स रेट्स, और वो क्यों रखती हैं हम जान ही चुके हैं, ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज उनके यहां पे इन्वेस्ट करें, ऑफिसेज खोलें। कौन सी हैं वो लो टैक्स यूरोपियन ज्यूरिसडिक्शंस? नेदरलैंड्स है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग का तो एग्जांपल लिया था। प्लस यूरोप के अलावा कुछ कैरिबियन कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा टैक्सेस कम किए जाते हैं, ठीक है, टू अट्रैक्ट एमएनसीज। A Caribbean that largely rely on tax rate arbitrage. Tax rate arbitrage मतलब 30% टैक्स है यूएसए में, 2% टैक्स है पनामा में, राइट? तो इस डिफरेंस का फायदा उठाते क्योंकि कंपनीज को अट्रैक्ट करते कि देखो अगर आप पनामा में ऑफिस एस्टैब्लिश करोगे तो यहां 2% टैक्स देना पड़ेगा, तो कंपनीज इधर आ जाती हैं। एन एरिया, अच्छा इससे चाइना कैसे इंपैक्ट होगा? देखो चाइना को भी ठीक लगेगा, ये चाइना में भी ठीक ठाक कॉर्पोरेट टैक्स है, बट चाइना का एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत कम टैक्स है, वो है हांगकांग। हांगकांग एक तरह का टैक्स हेवन है, लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है। तो बाकी चाइना के लिए तो ठीक है, बट हांगकांग के थ्रू चाइना बहुत सारा एमएनसीज को बुलाता है, हांगकांग में ऑफिसेज एस्टैब्लिश होते हैं। तो चाइना का जो हांगकांग है, क्योंकि अब चाइना का तो हो ही चुका है हांगकांग, हांगकांग के थ्रू चाइना को, बीजिंग को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज हांगकांग इज वन ऑफ द लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शंस फेमस इन द वर्ल्ड, right? The proposal for a minimum corporate tax are tailored to address the low effective rates of tax shelled out by some of the world's biggest corporation. कोशिश टारगेट किनको किया जा रहा है? एप्पल जैसी कंपनी है, गूगल की अल्फाबेट है, फेसबुक है, स्टारबक्स है, नाइकी है, ये बहुत ज्यादा टैक्स अवॉइडेंस करती हैं। तो मेन टारगेट इन पे है, इन कंपनीज पे है और इन कंट्रीज पे है, हांगकांग, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, लक्समबर्ग वगैरह वगैरह। These companies typically rely on complex webs of subsidiaries to hoover profits out of major markets into low tax countries. Subsidiaries के नेटवर्क के थ्रू ये क्या करती हैं? मेन ऑफिस दिखा देंगे लक्समबर्ग में, और यूएसए में जो मेन कंपनी काम करे उसे सब्सिडियरी दिखा देंगे, और वहां से अपने प्रॉफिट्स लक्समबर्ग के प्रॉफिट्स दिखा देंगे, यूएसए के नहीं दिखाएंगे, जबकि बनते वो यूएसए के टैक्स लगाने वाले हैं। Such as Ireland or Caribbean nations, such as the British Virgin Islands. British Virgin Islands is also famous as a low tax haven. Bahamas हो गया, Central American nation as Panama. ये बहुत कुछ नाम है जो लो टैक्स हेवन्स है, नाम याद रख सकते हो आंसर में कोट करने के लिए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बहामास, पनामा, कैरेबियन आइलैंड्स, आयरलैंड, लक्समबर्ग वगैरह वगैरह। ऑलराइट, तो ये इंपैक्ट होगा इन पे। प्रॉब्लम्स विद द प्लान। अब इस प्लान से प्रॉब्लम क्या है? दो, प्लान अच्छा है, लग रहा है कि नेक है, लग रहा है कि इससे बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बचाया जा सकता है, पर इस प्लान में प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम तो यह है कि ये प्लान तभी काम करेगा अगर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ऑन बोर्ड। बहुत सारी कंट्रीज अगर साथ आके इस पे एग्री करती हैं तभी काम करेगा, नहीं तो अगर कोई भी मेजर कंट्री सोचती है कि हम इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है और वो बहुत लो टैक्स रेट रखते हैं तो कोई फायदा ही नहीं होगा, प्लान ही फेल हो जाएगा। दूसरा, ये जो है ना, इट इंपिंजेस ऑन राइट ऑफ अ सॉवरेन टू डिसाइड ऑन नेशंस टैक्स पॉलिसी। कहा यह जाता है कि हर कंट्री एक सॉवरेन नेशन है और एक सॉवरेन नेशन का ये राइट है कि वो अपने देश की टैक्स पॉलिसी कैसी भी रखे। भाई इंडिया है, इंडिया की मर्जी, वो अपना टैक्स जो भी रखे। ये G7 G20 कौन होते हैं? तो एक तरह से दे आर इंपिंजिंग ऑन आवर सॉवरेनिटी, राइट? तो ये एक मुद्दा उठाया जा रहा है। Next, a global minimum rate would essentially take away a tool that countries use to push policies that suit them. Now, इन दोनों पॉइंट्स में पता क्या कह रहे हैं? ये दोनों पॉइंट्स कह रहे हैं कि देखो, जब भी रिसेशन आता है ना, जब भी रिसेशन आता है, ध्यान से सुनना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी रिसेशन आता है तो कंट्रीज यूज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ना, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट रन करते हैं ना। बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट रन करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप अपने टैक्सेस कम कर लो, या अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, या दोनों ही कर लो, राइट? टैक्सेस कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा, तभी फिस्कल डेफिसिट वाइड होगा, इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी। ना इस पैंडेमिक ने ना सारी कंट्रीज को तबाह करा है ना। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनके पास तो ठीक ठाक रिसोर्सेज हैं कि वो फिस्कल एक्सपेंशन, एक्सपेंडिचर बढ़ा के करे। अमेरिका जैसी कंट्री दबा के एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही बहुत है। पर जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं, उनके पास इतना फिस्कल रूम नहीं है, उनके पास इतना ज्यादा कारतूस नहीं है उनकी फिस्कल पॉलिसी की गन में, उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सके।
तो वो फिस्कल एक्सपेंशन जनरली कैसे करते हैं, वो टैक्सेस कम करके कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर के लिए उनके पास इतना रूम नहीं है, तो वो टैक्सेस कम कर देते हैं। इससे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनके कंट्री में आती है और उनकी कंट्री फिर इकोनॉमिकली अच्छा करने लग जाती है। नाउ अगर यूएसए ने अपने मतलब के लिए ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंश्योर कर लिया और इंप्लीमेंट कर लिया, तो ये जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं, जो सॉवरन भी हैं, उनके पास तो कोई भी चारा नहीं रह जाएगा। एक्सपेंडिचर के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और अब यूएसए ने उनका टैक्स कम करने का भी वो कम कर दिया स्कोप, राइट? तो एक तरह से दिस वुड बी अनफेयर फॉर द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो इंडिया फिर भी मैनेज कर सकता है, पर बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज नहीं मैनेज कर सकती। तो एक तरह से उनकी सॉवरेनिटी पे भी आप और उनका राइट टू डेवलप देमसेल्व्स वो खराब कर रहे हो। ये पॉइंट ना आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने रेज करा है। IMF World Bank data suggests that developing countries with less ability to offer mega stimulus packages may experience a longer economic hangover than developed nation, क्योंकि उनके पास इतने बड़े फिस्कल पैकेजेस ही नहीं, एक्सपेंडिचर ही नहीं है। A lower tax rate is a tool they can use to alternatively push economic activity. उनके पास एक्सपेंडिचर का तो है ही नहीं इलाज, तो वो टैक्स कम करके अपनी इकोनॉमी को बाहर निकाल सकते हैं, राइट? वो बंद हो जाएगा इससे, इसीलिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, प्रॉब्लम गिनते हैं इसे। प्लस दिस माइट वर्क वेल फॉर टैक्स अवॉइडेंस बट वुड डू लिटिल टू टैकल टैक्स इवेजन। नाउ अब मैं बात करता हूं टैक्स अवॉइडेंस, हम बात करते गए। टैक्स इवेजन क्या होता है? देखो, टैक्स अवॉइडेंस होता है कि जब आप लीगल स्ट्रैटेजीज अपनाते हो, लीगल लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करते हो और अपना टैक्स कम कर देते हो। ये बिल्कुल लीगल तरीका है, बस आप लीगल लूपहोल्स को यूज कर रहे हो। उसी को कम करने के लिए G7 ये लेके आया है। टैक्स इवेजन क्या होता है? जब आप इलीगल स्ट्रैटेजीज अपनाते हो, अपनी इनकम जानबूझ के कम रिपोर्ट करते हो, अपनी ब्लैक मनी बचा लेते हो, ये सारी चीजों को टैक्स इवेजन कहते हैं। तो टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस टैक्स बर्डन, टैक्स इवेजन इज इलीगल स्ट्रैटेजी। जब आप अपनी इनकम ही रिपोर्ट ज्यादा नहीं करते, उससे आप अपना टैक्स बचाते हो, ब्लैक मनी जनरेट करते हो। नाउ ये जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, ये टैक्स अवॉइडेंस की प्रॉब्लम को तो टैकल कर लेगा, पर टैक्स इवेजन के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होगा? अभी भी ये जो किन ही कंट्रीज को आप डेवलपिंग कंट्रीज को अगर आप फोर्स कर दोगे कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स आप रखो, तो ये कंट्रीज पता क्या करना शुरू कर देंगी? ये बड़ी बड़ी एमएनसीज को इनवाइट करेंगे कि कोई बात नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स तो हमें हाई रखना पड़ रहा है अमेरिका की वजह से, आप आ जाओ, आप टैक्स इवेजन कर लेना, रिपोर्टिंग ज्यादा ना करना, हमारी कंट्री के टैक्स ऑफिसर्स आपको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, आप आ तो जाओ। तो ये इलीगल तरीके अपनाने लग जाएंगे, तो बात तो बनेगी नहीं, ठीक है? इफेक्टिव जो कंटेनमेंट है, इफेक्टिव रोकना है टैक्स रेवेन्यू कम होने से, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज कंट्रीज वुड शिफ्ट टू टैक्स इवेजन, कंपनीज वुड शिफ्ट टू टैक्स इवेजन। सो दिस पर्टिकुलर प्रपोजल डज अ लॉट फॉर टैक्स अवॉइडेंस बट डज लिटिल फॉर टैक्स इवेजन, एंड दैट्स द होल प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो इसीलिए हो सकता है बहुत कुछ होगा इससे, टैक्स अवॉइडेंस कम होगी, पर टैक्स इवेजन के लिए इस प्रपोजल में कुछ भी नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस प्लान। ऑलराइट, नाउ हम ये देखते हैं कि इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट ऑन इंडिया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यूपीएससी में इंपैक्ट ऑन इंडिया देखना इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। नाउ इन अ बिड टू रिवाइव इन्वेस्टमेंट, जैसे कि लग्जमबर्ग वगैरह कर रहा था, इंडिया ने भी ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर दी थी। 2019 के बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन announced a sharp cut in corporate tax rates for domestic companies to 22% and for new domestic manufacturing companies to 15%. टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट लेके आई निर्मला सीतारमन जी 2019 में, और उन्होंने कहा जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए 22% टैक्स होगा और जो नई डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए 15%। इंडिया भी एक तरह से लो टैक्स की तरफ जा रहा है, दो ऑलरेडी बहुत हाई था पर लो की तरफ जा रहा है। पर अभी भी इंडिया 22% पे है, यूएसए में तो 21% चल रहा है, ठीक है, फिर भी इंडिया सिग्निफिकेंटली हाई है। दिस अलॉन्ग विद अदर मेजर्स वाज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट द एक्सचेकर 1.45 लाख करोड़ एनुअली। इससे लग तो ये रहा था, मतलब इंडिया ने कॉस्ट कैलकुलेट करी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कैलकुलेट करा कि अगर हम टैक्स रेट कम कर देते हैं तो हमें इतने का नुकसान हो सकता है, 1.45 लाख करोड़। पर फिर इंडिया ने क्यों स्टेप लिया अगर इतने का नुकसान हो रहा है? इंडिया ये सोच रहा है कि इतने का नुकसान हम उठा लेते हैं, पर कम टैक्स होने की वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगी तो फ्यूचर में इंडिया की जीडीपी या इनकम बढ़ेगी।
तो फ्यूचर में जब इंडिया की इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा इनकम पे, देखो कम इनकम पे अगर आप ज्यादा टैक्स लगा लोगे या ज्यादा इनकम पे थोड़ा सा टैक्स लगाओगे, टैक्स तो उससे भी ज्यादा कलेक्ट कर सकते हो, राइट? तो इंडिया ने सोचा कि हम ना क्या करते हैं, टैक्स कम कर देते हैं, ज्यादा इनकम हो जाएगा, हमारा टैक्स बेस बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उतनी इनकम कमाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू लॉन्ग रन में बढ़ जाएगा। शुरुआत में इतना नुकसान हो सकता है पर लॉन्ग रन में टैक्स को भी फायदा होगा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। दूसरा, कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट से, तो इंडिया ने ऐसा शुरू कर दिया था। The cuts effectively brought India's headline corporate tax rate broadly at par with average 23% rate in Asian countries. Asian rate में average rate है 23%. China, South Korea have a tax rate of 25% each, but Hong Kong में बहुत कम है. While Malaysia is at 24%, Vietnam 20% पे, Thailand at 20%, Singapore 17%, तो on average 23% का आता है साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहां इंडिया उनके इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहले इंडिया में ज्यादा था। The effective tax rate inclusive of surcharge and cess for Indian domestic companies is around 25.17%. Effective क्या होता है? Effective tax rate क्या होता है वही देख लेते हैं। What is effective tax rate? अभी हमने बात करी है कि इंडिया 23% पे लेके जा रहा है, सॉरी 21%, सॉरी 23% पे लेके जा रहा है, कितने पे लेके जा रहा है? 22% पे, ठीक है, राइट? तो अभी हमने बात करी इंडिया 22% पे लेके जा रहा है। नाउ इफेक्टिव टैक्स रेट कह रहे हैं, फिर भी इंडिया का 25% होगा। इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होगा? इंडिया ने टैक्स रेट तो इतना रखा है, पर टैक्सेस पे इंडिया सेस और सरचार्ज भी तो लगाता है, तो ओवरऑल एक इनकम कॉर्पोरेशन को 25% अपने प्रॉफिट्स का देना ही पड़ता है, राइट? टैक्स रेट 22% है, पर उस पर सरचार्ज सेस वगैरह मिला दो तो इतना हो जाता है। सो द इफेक्टिव टैक्स रेट की डेफिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं इसलिए मैंने यहां पे लिख दी। The effective tax rate for a corporation is the average rate at which its pre-tax profits, tax लगने से पहले जो profits हैं, are taxed, while the statutory tax rate is the legal percentage established by law. So statutory tax rate कितना आ रहा है? 22%, पर effective जितना देना पड़ रहा है सरचार्ज सेस वगैरह मिला के वो 25% के आसपास है, ठीक है? Now इस सारी सिचुएशन में ना एक टर्म आपसे यूपीएससी में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो टैक्स अवॉइडेंस है ना, टैक्स अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कंपनीज एमएनसीज क्या करती हैं? एमएनसीज अपने ऑफिसेज हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन से लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस में सेटअप कर देती हैं, तो वो अपने प्रॉफिट्स चाहे कमा इस कंट्री से रही हैं पर दिखाती लो टैक्स वाली कंट्रीज में है, तो एक तरह से वो अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रही हैं, और बिकॉज वो अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रही हैं तो अब हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन उस पे टैक्स नहीं लगा सकती, तो हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन का टैक्स बेस कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन का टैक्स बेस इरोड हो जाता है। सो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज अ स्ट्रैटेजी दैट इज अप्लाइड बाय एमएनसीज टू रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटीज, ऑलराइट, एंड इन टर्न दे रिड्यूस द टैक्स बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। So base erosion and profit shifting refers to corporate tax planning strategies used by multinationals to shift profits from higher tax jurisdictions to lower tax jurisdictions, thus eroding the tax base of the high tax jurisdiction. इसे high tax jurisdiction का tax base कम होता है, उनके tax revenues कम होते हैं, right? और वो अपना profit shift कर देती हैं low tax jurisdiction में, hence the name base erosion and profit shifting. Alright, make sense? न्यू दिल्ली, अब इंडिया क्या कर रहा है? न्यू दिल्ली हैज बीन प्रोएक्टिवली एंगेजिंग विद फॉरेन गवर्नमेंट्स with a view to facilitating and enhancing exchange of information under double taxation avoidance agreement. Now, कई बारी क्या होता है, ये होता है DTAA, इंडियन गवर्नमेंट या बहुत सारी कंपनीज नेगोशिएट कर लेती है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि मान लो मेरी कंपनी है, मैंने इंडिया में ज्यादातर पैसा कमाता हूं, पर अब मैंने अपना हेड ऑफिस मलेशिया में शिफ्ट कर लिया ना, मैं अपने रेवेन्यूज ना मलेशिया में दिखाता हूं, पर इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहां से कमा रहे हो, तो मलेशियन गवर्नमेंट भी मेरे पे टैक्स लगा देती है, इंडियन गवर्नमेंट भी लगा देती है, तो डबल टैक्स हो जाता है। तो इसीलिए ना मलेशिया और इंडिया कर लेते हैं एक डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट। इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि किस किस सिचुएशन में मलेशिया टैक्स लगा सकता है, किस किस सिचुएशन में इंडिया टैक्स लगा सकता है, उसे डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट कहते हैं। तो इंडिया रीनेगोशिएट कर रहा है और चाहता है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट और ज्यादा बेटर हो, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वगैरह वगैरह, लूप होल्स प्लग करने की बात कर रहे हैं। To address the challenges posed by enterprises who conduct their business through digital means and carry out activities in country, हाँ, इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था, उस पर हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।
और इंडिया ने आईटी इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस भी करे थे। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे, पर मैंने यहां भी दे दिया है। ऑलराइट, चलिए अब इक्वलाइजेशन लेवी डिस्कस करने का नेक्स्ट टॉपिक यही है, वो है डिजिटल सर्विसेज टैक्स। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कांटा है इंडिया यूएसए के इकोनॉमिक रिलेशंस को लेके। नाउ इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स आए थे, ये आया था आपका हिंदू में, दोनों ही हिंदू में मेन आर्टिकल्स आए थे। तो हिंदू के ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिन्हें हमें डिस्कस करना है क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ऑलराइट, डिजिटल सर्विसेज टैक्स। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ डिजिटल सर्विसेज टैक्स? ठीक है, देखो बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे Amazon हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गई, ये ना इंडिया से बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये इंडिया से पैसा कहां से कैसे कमाते हैं? ये कंपनीज तो बाहर की हैं पर ये इंडिया में डिजिटल सर्विसेज देते हैं। जैसे गूगल पे अगर आपको ऐड देनी है तो गूगल को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, फेसबुक पे ऐड देनी है तो फेसबुक को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, Amazon से कुछ ऐड करवानी है तो आप Amazon को पैसे दोगे। पर Amazon को जो ये रेवेन्यू जाता है, Amazon, गूगल, फेसबुक नॉन रेजिडेंट कंपनीज है, इंडिया की कंपनीज नहीं है, पर पैसा इंडियन से कमा रही है, इंडियन रेजिडेंट से कमा रही है ना। जितना भी पैसा ये नॉन रेजिडेंट कंपनीज Amazon, फेसबुक, एप्पल, गूगल इंडिया से रेवेन्यू कमाएंगी ना, वो टैक्स फ्री चला जाता था। गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम होती थी कि मैंने ऐड दी Amazon पे, Amazon ने ऐड देने की सर्विस मुझे दी, मैंने Amazon को पैसे दे दिए, Amazon पे पैसे चले गए, खत्म। और एक और चीज है, ये 0 टैक्स दे रही थी, इंडिया को कुछ टैक्स ही नहीं मिल रहा था, जबकि इंडिया से इतना पैसा कमा रहे थे। कैसे? इनके ऑफिसेज एस्टैब्लिश्ड हैं यूएसए में, तो इनको जो रेवेन्यूज आ रहे हैं उस पे इंडिया को कोई हक नहीं है, पर ये रेवेन्यूज इंडिया से कमा रही हैं। गूगल पे आप ऐड देते हो, आप गूगल को पैसा दे रहे हो, वो रेवेन्यू गूगल यूएसए को जा रहा है, इंडिया का कोई हक ही नहीं बनता है, जबकि पैसा इंडिया से जा रहा है। तो इंडिया ने क्या कर दिया? इंडिया ने सीधा कह दिया कि अब से एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग में जितना भी पैसा इन नॉन रेजिडेंट कंपनीज को जाएगा, देखो अगर ये कंपनीज इंडिया में होती तो इनको तो कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह वगैरह देना पड़ता, पर क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, पर पैसा इंडिया से कमा रही है, इंडिया कोई टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर पा रहा। तो अब क्या होगा? जितनी भी ये नॉन रेजिडेंट कंपनीज हैं, रेजिडेंट नहीं, क्योंकि रेजिडेंट तो इंडिया को टैक्स देंगी, नॉन रेजिडेंट कंपनीज जो इंडिया से पैसा कमा रही हैं, उन पे 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। मतलब अगर मैंने गूगल को 100 रुपए दिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो 6 रुपए गवर्नमेंट को जाएंगे, उसमें से गूगल को सिर्फ 94 रुपीज मिलेंगे। राइट? तो ये पहले 6% का इक्वलाइजेशन लेवी हमने करा है ना। इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में लगा दिया था। ठीक है, ये लगाया था इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की डिजिटल सर्विस के लिए, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे लगाया था। तो गूगल, फेसबुक जो एड से पैसा कमाते थे उस पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर आया, यूएसए को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि यूएसए की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये, इनको अगर टैक्स देना पड़ेगा यूएसए तो नाराज होगा, यूएसए को लगेगा दिस इज अनफेयर, हमारी कंपनीज पे आप टैक्स लगा रहे हो। राइट? तो थोड़ा सा प्रेशर में आके, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स तो लगाना चाहती है क्योंकि उसके लोगों की जेबों से पैसा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम ये ना 6% से 2% पे कर देते हैं। ठीक है, पर ये 2% सिर्फ अब एडवर्टाइजमेंट पे नहीं लगेगा, सारी डिजिटल सर्विसेज पे लगेगा जो ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, नॉट जस्ट एडवर्टाइजमेंट। अब 2% का टैक्स रेट लगेगा फॉर ऑल द डिजिटल सर्विसेज दैट दीज बिग कंपनीज प्रोवाइड। यूएसए बेस्ड की ये बिग कंपनीज हैं, ये प्रोवाइड कर रही हैं, 2% इन पे टैक्स लगेगा। और छोटी कंपनीज पे टैक्स नहीं लगेगा, वो कंपनीज जिनके एनुअल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 2 करोड़, उन पे लगेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिजिटल सर्विसेज टैक्स। स्टार्ट ये इक्वलाइजेशन लेवी से हुआ था, पर अब ये 2% फिगर को हम डिजिटल सर्विसेज टैक्स कह देते हैं। ठीक है, और इंडिया ने अपनी जगह पे कुछ अनफेयर नहीं करा, पर यूएसए को ये अनफेयर लगा, यूएसए को ये डिस्क्रिमिनेटरी लगा। मुद्दा क्या हुआ? मुद्दा है यूएसए का ना एक एक्ट है, यूएस ट्रेड एक्ट, उसका सेक्शन है सेक्शन 301। उस सेक्शन 301 के तहत यूएसए का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है कि यूएसए के खिलाफ कोई कंट्री डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है या नहीं कर रही है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 301 एनफोर्स करा
किस चीज पे? जो इंडिया ने डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया था उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू करी डोनाल्ड ट्रंप ने अंडर यूएस ट्रेड एक्ट। और उस ट्रेड एक्ट की इन्वेस्टिगेशन, यूएसटीआर की इन्वेस्टिगेशन के तहत उसकी रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई थी, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे आ गई थी। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो ये डिजिटल सर्विस टैक्स है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। दिस डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट अमेरिकन कंपनीज। ये अमेरिका के खिलाफ यूएसए ने टैक्स लगाया, सॉरी इंडिया ने टैक्स लगाया। इंडिया कहता है हमने ये अमेरिका के खिलाफ नहीं लगाया, सारी नॉन रेजिडेंट मतलब इंडियन जो कंपनी नहीं है उनके खिलाफ लगाया। पर अब बड़ी बड़ी ये कंपनी यूएसए की हैं, तो अब हम क्या करें? यूएसए कहता है नहीं आपने हमारे खिलाफ लगाया। तो यूएसए अगर सेक्शन 301 के तहत यूएसए किसी कंट्री को गिल्टी मानता है कि आपकी प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेटरी है, तो यूएसए उसे टाइम देता है कि आप ये चेंजेस कर लो तो ठीक हो जाएगा। अब वो टाइम पीरियड इंडिया को भी दिया गया, ठीक है। वो टाइम पीरियड अभी रिसेंटली एक्सपायर हो गया था। तो यूएसए ने पता क्या अनाउंस करा? यूएसए ने कहा कि अब आपने डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अपनी रोकी नहीं, अब हम आपके खिलाफ लगाते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। तो जितने भी गुड्स इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट करता है ना, यूएसए ने उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए। तो इंडिया के जो गुड्स यूएसए आते थे, एक्सपोर्ट होते थे, अब यूएसए उन पे टैक्सेस लगा रहे हैं। यूएसए कह रहा है आप हमारी सर्विसेज पे टैक्स लगा रहे हो, हम आपके गुड्स पे टैक्स लगा देंगे, ठीक है। इससे इंडिया को नुकसान हो सकता है, क्लियर। तो अब इंडिया ने ये इस चीज का मुद्दा उठाया और 6 और कंट्रीज पे यूएसए ने ये लगा दिया था, ये इन्वेस्टिगेशन करी थी। नॉट जस्ट इंडिया पे करी थी, और 6 कंट्रीज थी, हाँ, ऑस्ट्रिया, इंडिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड यूके। इन सब पे यूएसए ने सेक्शन 301 के तहत कह दिया था कि आपकी प्रैक्टिस इज डिस्क्रिमिनेटरी और हम आप पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। नाउ ये एक तरह की वॉर लाइक सिचुएशन आ रही थी, टैरिफ वॉर लाइक सिचुएशन, ये 7 कंट्रीज और यूएसए के बीच में। पर बिकॉज अभी कुछ हो रहा है, नेगोशिएटिंग टेबल पे कुछ चल रहा है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस कर दिया कि हम आप पे लगाएंगे, पर उसे सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड करके क्या कहा है कि हम फर्दर नेगोशिएशंस करेंगे इन कंट्रीज के साथ ताकि हम ये आप पे रिटेलिएटरी टैरिफ ना लगाएं। तो पहले यूएसए ने अनाउंस कर दिया, फिर बैक ट्रैक कर गए। खैर, मुद्दा पूरा ये था, यूएसए को लगता है दीज प्रैक्टिसेस आर डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट आवर सिलिकॉन वैली जायंट्स, ठीक है। नाउ इंडिया पे क्या इंपैक्ट होता अगर ये चल जाती चीज? The cost for India could potentially be as high as 118 million worth of its exports. And these किन चीजों पे exports हो? इंडिया बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट करता है, कुछ 26 कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट्स जो इंडिया गुड्स अपने एक्सपोर्ट करता है उन पे ये टैरिफ लगने थे, ठीक है। जैसे बासमती राइस बेचता है, सिगरेट पेपर, कल्चर्ड पर्ल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, सर्टन गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी आइटम्स एंड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फर्नीचर प्रोडक्ट्स, इन पे टैरिफ लगने थे और इंडिया को इतना का नुकसान होना था। जबकि कुछ 55 मिलियन का नुकसान हो रहा था यूएसए को। ये जो इंडिया ने डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया है, इससे यूएसए की कंपनीज को कुछ 55 मिलियन का नुकसान हो रहा था, पर यूएसए रिटेलिएशन में इंडिया पे ऐसे टैरिफ लगा रहा था कि इंडिया को इतने का नुकसान होता, राइट। दो यूएसए ने ये बैक ट्रैक कर लिया। प्लस ये इंडिया के लिए और खराब कैसे होता? एट दिस पॉइंट इन फ्रैजाइल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी द वर्ल्ड कैन हार्डली अफोर्ड अनदर टैरिफ वॉर। एक तो वैसे ही रिकवरी ठीक नहीं हो रही इंडिया की, ऊपर से इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी एक चैलेंज मिल जाए क्योंकि यूएसए लगा दे और टैरिफ वॉर स्टार्ट हो जाए। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक रिकवरी सही नहीं चल रही है, मतलब इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए सपोर्ट चाहिए और उस पॉइंट पे यूएसए टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दे तो प्रॉब्लम, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकवरी ठीक नहीं होनी थी, ठीक है। इंडिया विल हैव टू कंसिडर इट्स ऑप्शंस केयरफुली एट दिस जंक्चर. On the one hand, it would seek to avoid getting into any escalating matrix of retaliatory taxation with US, as that would damage its growth prospects at a crucial point in its laborious recovery. India afford नहीं कर सकता है अभी to get into a tax war with America, right? क्योंकि इंडिया की हालत अभी खराब है, एक्सपोर्ट चाहिए इंडिया को. However, it will also not be able to simply abandon its articulated intent to tax global tech firms. दूसरी बात यह है, इंडिया cannot afford USA के साथ टैरिफ वॉर पे जाना, पर साथ साथ इंडिया ये भी नहीं कर सकता कि यार हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंडिया का स्टैंड तो बड़ा जेन्युइन है. ये कंपनीज इंडिया से इतना रेवेन्यू कमा रही हैं पर इंडिया को टैक्स में 0 रुपीस दे रही हैं, क्योंकि ये इंडिया में बेस नहीं है, इसीलिए इंडिया इन पे कोई इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स लगा नहीं सकता है. दूसरा, ये कमा इंडिया से रही हैं, इंडिया उस पर कुछ टैक्स नहीं लगा पा रहा है.
राइट? तो जो इंडिया की है, जैसे इंडिया की कोई अगर फेसबुक होता है इंडिया का, जैसे है ना इंडिया की एक कंपनी, ट्विटर की जगह कू बनाया हमने, तो कू पे तो टैक्सेस लगेंगे क्योंकि इंडिया की है, पर ट्विटर पे तो कोई टैक्सेस ही नहीं लगेंगे, राइट? क्योंकि वो इंडिया में बेस नहीं है, पर कमा इंडिया से रहे हैं, है ना? तो इसीलिए इंडिया इस स्टैंड को भी नहीं छोड़ सकता, और साइड बाय साइड इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इनटू अ वॉर लाइक सिचुएशन, टैरिफ वॉर लाइक सिचुएशन विद यूएसए। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। इंडिया हैज टू केयरफुली वेट एंड वॉच एंड केयरफुली बैलेंस इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। केयरफुली इसको कैलिब्रेटेड अप्रोच फॉलो करनी है इंडिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। नीति आयोग ने रिसेंटली निकाला है, उसकी रिपोर्ट निकली है। तो हमारे लिए रिपोर्ट के जो आउटकम्स है कि कौन सी स्टेट टॉप कर रही है, कौन सी यूटी टॉप कर रही है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। हाँ, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में हो सकता है, पर यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी जहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि ये है क्या, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है क्या, कौन निकालता है, कितने इंडिकेटर्स हैं, कौन से गोल्स पे आप करते हो, वो सारी चीजें पूछ सकता है। नाउ इस इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स से रिलेटेड जो रिपोर्ट, जो आर्टिकल्स आए थे, वो एक तो इंडियन एक्सप्रेस में आया था और एक आपका हिंदू में आया था। यही दो आर्टिकल्स पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे, इसलिए हम इन दोनों आर्टिकल से ही सोर्स कर रहे हैं अपना मटेरियल। क्लियर? तो क्या है एसडीजी इंडिया इंडेक्स? व्हाट इज एसडीजी इंडिया इंडेक्स? नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा जो फॉलो हुआ था, उसके हिसाब से हर कंट्री को 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने थे 2030 तक, राइट? ये था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। नाउ इंडिया ने सोचा कि इंडिया भी ना अच्छे से काम करना चाहता है, 2030 तक अचीव करना चाहता है। अब इंडिया सोचता है कि ना हमारे पास डेटा भी तो होना चाहिए कि हमारे कंट्री के कोने कोने में कैसी परफॉर्मेंस हो रही है एसडीजी की, राइट? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल। नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स में एक कंपटीशन वाली स्पिरिट आ जाए, कंपटीशन के, कोई स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई स्टेट बुरा परफॉर्म कर रही है, राइट? तो स्टेट्स में कंपटीशन की भावना हो, साथ ही साथ स्टेट्स एक दूसरे से सीख सकें। मान लो हरियाणा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एसडीजी इंडेक्स में और झारखंड इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो झारखंड देख तो पाए ना कि हरियाणा ऐसा क्या कर रहा है जिससे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो एक तो टू लर्न फ्रॉम अदर स्टेट्स, एक टू इंड्यूस अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग स्टेट्स, ताकि सारी स्टेट्स काम करें टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके लिए नीति आयोग केम अप विद एन अप्रोच। नीति आयोग ने ना 2018 में निकाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स। इसमें ना नीति आयोग ने सोचा, स्टार्ट करा पहले कि 17 में से कुछ गोल्स पे हम डिफरेंट स्टेट्स को जज करेंगे, उन्होंने क्या पॉलिसी ली है, उनको क्या परफॉर्मेंस है, उस बेस पे उन्हें स्कोर अटैच करेंगे और उस स्कोर के बेसिस पे उन्हें रैंकिंग देंगे। इससे कंपटीशन तो होगा डिफरेंट स्टेट्स में, प्लस कौन सी स्टेट कैसा परफॉर्म कर रही है उससे सीख भी सकती हैं बाकी स्टेट्स, राइट? तो इट इज एन इंडेक्स लॉन्च बाय नीति आयोग इन 2018 टू मॉनिटर द कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन द गोल्स थ्रू डेटा ड्रिवन असेसमेंट। ठीक है, डेटा रिलीज होगा इस इंडेक्स में, एंड फॉस्टर अ कंपेटिटिव स्पिरिट अमंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन अचीविंग देम। नीति आयोग has the twin mandate to oversee the adoption and monitoring of SDGs in the country। एक तो डिफरेंट स्टेट्स अडॉप्ट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करने का भी काम नीति आयोग का है। And also promote comparative and cooperative federalism among states and UTs। Now SDG इंडेक्स में क्या है, ये जो SDG इंडिया इंडेक्स है, the SDG इंडिया इंडेक्स computes goal wise scores on 16 SDGs, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इंडिया में जो नीति आयोग है वो इन 17 में से 16 SDGs पे परफॉर्मेंस मेजर करता है। These scores range between 0 to 100, 0 to 100 के बीच में स्कोर आता है। ठीक है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। उनके स्कोर के बेसिस पे ना इन्हें 4 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। ये ध्यान से सुनना, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द 4 कैटेगरीज अंडर एसडीजी इंडिया इंडेक्स। किसी उसका स्कोर, किसी स्टेट का स्कोर अगर 100 आ गया तो वो अचीवर स्टेट है। उसका मतलब 2030 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने अचीव करने थे, इन्होंने आज ही कर लिए। 2030 तक करने थे ना, जिस स्टेट ने आज ही कर लिया उसको परफेक्ट 100 का स्कोर मिल जाता है और उसे अचीवर का टैग मिल जाता है। किसी का स्कोर अगर 65 से 99 के बीच में है, उसे फ्रंट रनर स्टेट कह देते हो आप। किसी का 50 to 64 है तो उसे परफॉर्मर स्टेट कहोगे,
और जिसका 49 और उससे कम है, 50 से कम स्कोर है, उसे एस्पिरेंट स्टेट कहोगे। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर। अचीवर मतलब कर गया वो सारा काम। क्लियर? नाउ ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप देख सकते हो, ठीक है। एनीवे, अबाउट एसडीजी इंडिया इंडेक्स। अब हम आते हैं 2018 से स्टार्ट हुआ था, 2018 से। अब हम बात करते हैं जो 21 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसके बारे में, उसमें क्या स्पेशल है। क्योंकि ना इन्होंने एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो निकला था 2018-19 में आया था, पर कहते हैं कि 2021 वाला ना बेटर है, ये बेटर जज करता है स्टेट्स को, बेटर रैंक करता है। कैसे बेटर है? The SDG India Index 2020-21 is more robust than previous editions on account of wider coverage of targets and indicators with greater alignment with National Indicator Framework. Now, National Indicator Framework क्या है? Ministry of Statistics and Program Implementation ने ना सोचा था कि जितने भी ये डेवलपमेंटल गोल्स हैं, इनके लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाने पड़ेंगे, राइट? हर स्टेट का काम है कि वो डेवलपमेंट करे, पर स्टेट डेवलपमेंट कर रही है या नहीं, उसके लिए इंडिकेटर्स तो चाहिए जिससे मेजर कर सको आप क्वांटिटेटिवली। तो उसके तहत MOSPI स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बनाया नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, जिसमें हर डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव को एक इंडिकेटर दिया गया कि उस इंडिकेटर के बेसिस पे आप जज करते हो कि वो परफॉर्म कर रहे हैं नहीं। जैसे एजुकेशन का इंडिकेटर होगा, कितने स्कूल्स कंस्ट्रक्ट हो गए, कितने स्कूल्स में कितने टीचर्स हैं, ये एक इंडिकेटर है। टीचर टू प्यूपिल रेशियो क्या है, ये इंडिकेटर है एजुकेशन का, राइट? तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया। द 115 इंडिकेटर्स इनकॉर्पोरेट 16 आउट ऑफ 17 एसडीजीज, ठीक है। और क्वालिटेटिव असेसमेंट होती है 17th गोल की। दिस इज एन इंप्रूवमेंट ओवर 2018, 19, 19-20 एडिशंस ऑफ द इंडेक्स व्हिच हैड यूटिलाइज्ड 62 इंडिकेटर्स अक्रॉस 39 टारगेट्स एंड 13 गोल्स, ठीक है। पहले 13 ही गोल कवर हो रहे थे, पर इसमें अब 16 गोल्स कवर होंगे। कहने का मोटे मोटे तौर पे कहने का मतलब है, ये सारी डिटेल्स रटने की जरूरत नहीं है आपको बस ये याद रखना कि जो लेटेस्ट वाला एडिशन है, इट इज बेटर देन द प्रीवियस 2 एडिशंस, ठीक है। बेटर कवरेज है इसमें। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ एसडीजी इंडिया इंडेक्स, क्या फायदा है इसका? द इंडेक्स इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन इन इंडिया। ये जो नीति आयोग है, ये यूएन के साथ कोलैबोरेट करके बना रहा है। इट ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑन 115 इंडिकेटर्स aligned with National Indicator Framework of Ministry of Statistics and Program Implementation. The index is a key tool for focused policy dialogue, formulation and implementation. ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो पॉइंट्स मैं मेंशन करता हूं आपको पीडीएफ में भी मिलेंगे, ये आंसर में यूज करने वाले हैं। ऐसी लैंग्वेज से ही आंसर लिखना है। Focus policy dialogue, formulation, implementation through development action in line with the global SDG framework. It helps in identifying crucial gaps related to tracking the SDGs and the need for India to develop its statistical systems. Alright, it is a matter of aspiration and emulation. States आपस में aspire कर सके, competition induce हो, ठीक है, proper monitoring हो, ये सारे फायदे हैं इसके। Alright? अच्छा, इसके रिजल्ट्स क्या आए थे ये आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। रिजल्ट्स ऐसे आए थे, ओवरऑल पूरी कंट्री का, पूरे इंडिया का स्कोर इंप्रूव हुआ है, ठीक है। करंटली देयर आर नो स्टेट्स इन दी एस्पिरेंट और एंड अचीवर कैटेगरी। किसी को भी आप अचीवर नहीं कह सकते, किसी का परफेक्ट स्कोर नहीं है और किसी का भी 0 to 49 का स्कोर नहीं है जो एस्पिरेंट है। सारी स्टेट्स या तो फ्रंट रनर हैं या आपकी वो हैं क्या था, फ्रंट रनर है या परफॉर्मर है। ऑलराइट, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ओके, इंडिया सॉ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एसडीजीज, ठीक है। हाउएवर देयर हैज बीन मेजर, ये आप पढ़ लेना। ये कुछ आया था, ये न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में था, तो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर्ड होगा। एनीवे, केरला की टॉप पोजीशन है, उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बिहार, झारखंड और असम की वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं ये। All states showed some improvement from last year's scores, with Mizoram and Haryana seeing the biggest gains. सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसने करी है? टॉप तो केरला है, पर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट मिजोरम और हरियाणा ने करी है। यूटीज में टॉप पे चंडीगढ़ है, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट और हमारे लास्ट इशू पे, विच इज ऑपोजिशन टू आरबीआई's सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ये आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज में, देख लेते हैं न्यूज में क्या था। एनसीपी, जो शरद पवार जी की पार्टी है, ड्यूरिंग अ मीटिंग विद हिज पार्टी ऑन वेडनेसडे, एनसीपी चीफ शरद पवार अप्रूव्ड अ प्लान टू सेट अप अ टास्क फोर्स टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान अगेंस्ट द रीसेंट चेंज इन द लॉ दैट हैज ब्रॉट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। देखो,
अभी तक इंडिया में ना जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो डुअल जुरिस्डिक्शन में आते थे, उन पे दो इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल होता था। एक तो आरबीआई हो गया, पर आरबीआई का इतना ज्यादा नहीं होता था, एक स्टेट रजिस्ट्रार, क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर हैं और ये रजिस्टर्ड होते हैं अंडर सोसाइटीज एक्ट। तो स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज इसके अंडर आते थे, ये ज्यादातर इसके अंडर कंट्रोल होते थे। आरबीआई का होल्ड इन पे कम होता था। नाउ पिछले साल ना बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स में हुए हैं फ्रॉड्स। ठीक है, क्या क्या चीजें हुई हैं? फ्रॉड बहुत सारे हुए हैं, देन इनके एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, फ्रॉड की वजह से ही बढ़े हैं। इनका कैपिटल बेस बहुत लो है, प्लस पता चला इनमें करप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कहते हैं कि इनके स्टाफ की अपॉइंटमेंट में ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, क्योंकि बहुत सारी जैसे एनसीपी है ना, महाराष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर ही हैं, राइट? तो स्टाफ अपॉइंटमेंट में इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इन चीजों की वजह से कोऑपरेटिव बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और बहुत सारे फेलियर्स हो रहे थे। सबसे ज्यादा फेमस तो था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ना इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि इनको आरबीआई के रेगुलेशन में ज्यादा डालना पड़ेगा, बिकॉज आरबीआई विल इंश्योर कि ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं, कम हो रही हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में तो बहुत ज्यादा बुरी हालत है। दो बैंकिंग बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में भी फ्रॉड, एनपीए वगैरह है, पर इनके मुकाबले फिर भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आरबीआई शायद रेगुलेट ठीक से कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इन्हें आरबीआई की रेगुलेशन में डालना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट अमेंडेड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और उसके तहत आरबीआई की सुपरविजन ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स बढ़ा दी। जैसी ये बढ़ी तो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स की फ्रीडम चली गई, शायद इसीलिए एनसीपी वाले बोल रहे होंगे। खैर, अमेंडमेंट क्या की थी, आरबीआई का कैसे रोल बढ़ाया था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो एमसीक्यूज नहीं होते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसमें पूछ सकते हैं कि क्या चेंजेस करे थे कोऑपरेटिव बैंक की रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में। कोऑपरेटिव बैंक्स हैव लॉन्ग बीन अंडर डुअल रेगुलेशन बाय स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एंड आरबीआई। एज अ रिजल्ट दीज बैंक्स हैव एस्केप्ड स्क्रूटनी डिस्पाइट फेलियर्स एंड फ्रॉड्स। है ना, स्क्रूटनी खास नहीं हो पाती क्योंकि आरबीआई का रोल ज्यादा नहीं है। The changes to the Banking Regulation Act approved by Parliament in September 2020 brought cooperative banks under the direct supervision of RBI. क्या करा था? The amended law has given RBI the power to supersede the board of directors of cooperative banks. किसी सिचुएशन में अगर आरबीआई को लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सही नहीं करे तो उनके डिसीजन को सुपरसीड कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशंस विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स। अर्लियर इट कुड इशू सच डायरेक्शंस ओनली टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। पहले सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को डायरेक्शन दे सकते थे, पर अब सुपरसीड कर लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विल नाउ बी ट्रीटेड एट पार विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जितने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अंडर है आरबीआई के, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उतने ही हो जाएंगे। A cooperative bank can, with prior approval of RBI, issue equity shares, preference shares और special shares। ठीक है, आईपीओ इशू कर सकता है, शेयर्स इशू कर सकता है, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर इशू कर सकता है। ये क्यों करा है? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स की एक प्रॉब्लम चल रही है। एक तो उनके एनपीए बढ़ रहे हैं और उनका लो कैपिटल बेस है। तो अंडर दिस पहले वो ना कैपिटल रेज नहीं कर सकते थे मार्केट में जाके। अब इस अमेंडमेंट से दे कैन इशू शेयर्स वगैरह और कैपिटल रेज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो इशू डिबेंचर्स। दिस एसेंशियली मीन्स नॉन मेंबर्स कैन बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक। हाँ, अब शेयर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे। शेयर इशू करेगा कोऑपरेटिव बैंक, मैं भी खरीद सकता हूं शेयर, मैं भी शेयर होल्डर हो सकता हूं। जबकि कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर ये है कि सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही इसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एनसीपी वगैरह बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक चलाने वाले थोड़े मुद्दा कर रहे हैं। नीड फॉर चेंजेस क्या है? वही जो मैंने आप सबको बताए थे। इतने सारे कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेल हो रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लो कैपिटल बेस था वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें थी। क्लियर? तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये आप नोट्स में से पढ़ लेना। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो फिर हमारे आज के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे हम डिस्कस कर चुके हैं। बस दो चीजें और, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड में, जो आर्टिकल्स मैं आपको होमवर्क देता हूं आपने खुद पढ़ने हैं। बस आपने एक ही आर्टिकल पढ़ना है।
और वो भी मैंने आपको क्यों दिया है, क्योंकि इस पे ना हम डिस्कशंस बहुत सारी कर चुके हैं कि आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ाता है, क्यों कम करता है, क्या रीजंस है, वो सब हम कर चुके हैं। तो अब मैं चाहता हूं इससे रिलेटेड आर्टिकल आप खुद पढ़ो। अभी रिसेंटली आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ना रेपो रेट्स, पॉलिसी रेट्स अनचेंज रखे हैं ना। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज में कि ऐसा आरबीआई ने क्यों करा है, रेपो रेट अनचेंज्ड क्यों रखा है, बढ़ाए क्यों नहीं जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो वो आपने खुद पढ़ना है। आई एम होपिंग कि बहुत सारी करंट अफेयर्स की क्लास में इस इशू पे, आरबीआई के पॉलिसी रेट्स से क्या मतलब है, उस पे बहुत सारी करंट अफेयर्स क्लासेस जा चुके हैं, और लेक्चर्स में तो मैं हमारे इकोनॉमी के स्टैटिक लेक्चर्स में तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं इसे। तो ये आपने खुद पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स। 2 एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा। आपने YouTube के कमेंट सेक्शन में, या अगर आप ये ऐप और वेबसाइट पे देख रहे हो तो हमारा जो डाउट सेक्शन है और जो हमारा नीचे फोरम होगा उस पे आपने आंसर्स लिखने हैं। ऑलराइट, नाउ क्या 2 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी। It is levied on both residents and non-resident e-commerce firms. Okay, it is a 2% tax on digital services provided by non-resident e-commerce firms with a turnover of over 2 crore. Okay, which of the above statements is are correct? Only one, only two, both, neither. All right, answer लिखना है आपने। Question number 2. Consider the following statements with respect to base erosion and profit shifting. It refers to tax avoidance strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profits to low or no tax locations. Okay. Availability of low tax jurisdictions countries create scope for reduction in tax base of high tax jurisdiction. स्टेटमेंट का मतलब है कि जितनी ज्यादा अवेलेबल होंगी लो टैक्स कंट्रीज, उतना ही ज्यादा नुकसान होगा हाई टैक्स कंट्रीज को। ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें से आपने बताना है करेक्ट कौन सी है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नाइदर। ऑलराइट, ये दोनों एमसीक्यूज के आंसर आपने लिखने हैं, मुझे देने हैं, बिकॉज आई वांट टू नो whether you have understood today's lecture or not. ठीक है? Alright, fair. That's it from my side, guys. I hope you liked today's lecture and I hope you understood each and everything from this lecture. अगर कोई भी और प्रॉब्लम आती है, आपको कोई डाउट आता है, तो प्लीज बी फ्री टू आस्क योर डाउट्स। आप यहीं नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। I'll be happy to clear them all. Alright, so that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.